उनको लिख रहे हैं, MHA को लिख रहे हैं, और थ्रू NAC और नेपाल एम्बेसी के प्रोसेस के बाद ही फिर नेपाल की सीरिया के इंडिया की सपोर्ट से हम उनको उनके कंट्री भेज रहे थे लगातार। अभी नया अमेंडमेंट जो जुलाई एक्ट के सेक्शन रूल 85 सब क्लॉज 5 के अंदर हुआ है, उसमें अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई है हर डिस्ट्रिक्ट में। नया बदलाव हुआ है तो अदर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा समय लगेगा उस चीज को प्रोसेस में आने में, धीरे धीरे चीजें में बदलाव हो पाएगा। मगर उम्मीद है कि जिस तरह से दिल्ली में या बाकी जो CWC जो वेल कनेक्ट थी MEA, MHA और एम्बेसी के साथ, वहां प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता था। मगर जो अदर स्टेट में या दूर जो इस तरह से वेल कनेक्ट नहीं थी एम्बेसी वगैरह के साथ और मिनिस्ट्री के साथ, वहां पर थोड़ा प्रोसेस शुरू होता था। मगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल आने के बाद इस एक्ट के अंदर तो चीजें धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि सिस्टम बन जाएगा, थोड़ा फास्ट हो पाए। अब फाइनली मैं प्रेजेंटेशन में बात करता हूँ। आई नो कि इस हॉल में जितने सभी हमारे साथी बैठे हैं, ट्रैफिकिंग और इस इश्यू और इस मुद्दे से कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े हुए हैं बहुत करीब से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कोई रहेंगे जो प्रेस कर देंगे। ये खास एक पिक्चर लेके थोड़ा फील करने की कोशिश की है कितना गंभीर मुद्दा है, और जो ट्रैफिकिंग विक्टिम है, और आज के टाइम में जिस तरह से मॉडर्न स्लेवरी का जमाना है, वो जमाना नहीं रहा बंधुआ मजदूरी का कि जंजीर बांधी है या बंद किया है। आज के टाइम में हर ब्रोथल या बाकी सब जगह तो काफी लॉ पर चीजें होती हैं, मगर बाहर जिस तरह से उनको कंट्रोल किया जाता है वो फिजिकली कंट्रोल नहीं है, वो बहुत अलग अलग तरह से कंट्रोल है, और उस कंट्रोल के थ्रू जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है इस पूरे सेक्टर में, तो वो उसको सिंबल के थ्रू कोशिश की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी सच में एक रियल ये एक ऐसी दुनिया है, ऐसा कुछ समाज नहीं है कि कहीं दूर हम कहानियों में सुन रहे हैं। ये रियल लाइफ है। जिस तरह से पानी, धरती, हवा है, उसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक गंभीर मुद्दा, एक समस्या हमारी समाज और सोसाइटी में है। वो इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, गल्फ हो, कहीं भी हो, कोई सोर्स एरिया है, कोई डेस्टिनेशन है। और नो डाउट हमारे सभी साथी ज्यादातर जानते हैं कि क्या क्या रीजन है इसके। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और आगे डेवलपमेंट की इच्छा है, जिस वजह से वो सोर्स, डेस्टिनेशन और अलग अलग पार्ट में मूव होते हैं। विलेज से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मेट्रो सिटीज से अदर कंट्री, वो एक जर्नी है। मगर वो सेफ उनका ट्रांसपोर्ट हो और चीजें सेफ हो, वो हम सब लोगों का कंसर्न है, वो विक्टिम ना हो किसी भी तरह के अब्यूज के। लेबर में कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन भी है, उसकी वजह से भी इस तरह का काम या प्रोफेशन है। इस तरह से कुछ साल पहले हमने विजिट किया कि राजस्थान का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उसका एक गांव, जहां से पूरा ट्रेडिशन है कि शादी से पहले बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन इस तरह के काम में इन्वॉल्व किया जाता है। कहीं कहीं ट्रेडिशन है, कहीं कुछ और भी रीजन है जिस तरह से विक्टिम को बन रहे हैं ट्रैफिकिंग के। इंटरटेनमेंट है, बैटिंग है, एडॉप्शन है, मैरिज है, पोर्नोग्राफी है, तो ये सब अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से ये रीजन इसलिए है क्योंकि मिडिल क्लास या बाकी सब सोसाइटी में डिमांड बढ़ रही है, और सारा गेम ये पूरा इकोनॉमी के आप समझें, जितनी बड़ी इकोनॉमी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, और डिमांड और सप्लाई का ही पूरा इशू है। आप अगर देख पाएंगे या इसको समझेंगे। पोर्नोग्राफी अगर हम देखें तो एक बहुत तेजी से बढ़ा ये बिजनेस है। कोविड के बाद खास तौर से हम देखें तो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज, पोर्नोग्राफी, और इसमें आप देखें कि NCRB की जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे उसमें 10,000 से ज्यादा केसेस हैं कि माइनर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, पॉक्सो में सेक्सुअल अब्यूज के केसेस, जिसमें ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद फिर फिजिकली मिलने के बाद उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे विक्टिम या केसेस ऐसे आ रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप हुई और वो एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दिल्ली या मेट्रो, मुंबई या कहीं वो रेस्क्यू हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो पोर्नोग्राफी और ये सारी चीजें बहुत बढ़ता हुआ है, इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA का जो क्राइम इन इंडिया एक रिपोर्ट ईयरली आती है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 की आई है, उसका एक नंबर है। और ये जो गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं वो एक बार मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019 में 1333 थे, जो अभी 2021 में 1290 केसेस
IPC 370 ट्रैफिकिंग के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे कंट्री में। ये नंबर देखने के बाद मैं हूं और मुझे लग रहा है इस हॉल में बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट से भी मौजूद हैं, तो खुद भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली नंबर इससे बहुत ज्यादा है। ये वो नंबर हैं जो वो ट्रैफिकर विक्टिम से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचे और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग हो पाई। एनसीआरबी के जो रिपोर्टिंग है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट आप देखेंगे जब डाटा शुरू होता है तो वहां उन्होंने उसको दिया है कि कितने केसेस हमारे पास ओरली रिपोर्टेड हुए, जो लगभग 85 लाख और 85,000 है, जिसमें से जब रजिस्टर्ड हुए तो 6,90,000 के आसपास केस ही रजिस्टर्ड हो पाए। तो कंप्लेंट या केसेस ज्यादा हैं, मगर जब वो रजिस्टर्ड होकर यहाँ नेशनल एससीआरबी और एनसीआरबी से यहाँ आ पाते हैं तो नंबर काफी हमें कम दिखाई दे रहा है। तो लोगों तक मैसेज या अवेयरनेस अपने राइट्स के लिए पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिल्ली के नंबर की बात करें तो 2021 में 431 केसेस दिल्ली में IPC 370 ट्रैफिकिंग के रजिस्टर्ड हुए हैं। ये सिर्फ दिल्ली स्टेट की बात कर रहे हैं। नो डाउट ये सेकेंड लार्जेस्ट इलीगल वर्क है ड्रग्स के बाद, जहां पर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा बेनिफिट है, और इसमें ड्रग्स या आर्म्स डीलिंग या जो भी इलीगल वर्क है उसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप कुछ ड्रग खरीदेंगे या कुछ आर्म्स खरीदेंगे जिसको आगे स्मगल करेंगे, वो गोल्ड हो या कुछ भी हो, इलीगल वर्क की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ तो सिर्फ एक पर्सन को खरीदना है। बहुत बार तो उसको पता भी नहीं होता है कि अभी वो जो अपने फ्रेंड या हस्बैंड या पति के साथ आगे जा रही है, उन्होंने ही आगे उनके लिए उनको एज ए ऑब्जेक्ट सेल कर दिया है। तो 2.70 करोड़ विक्टिम पूरी दुनिया में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। 90% फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस के शिकार होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कहीं ना कहीं किसी तरह का अब्यूज उनके साथ हो रहा है। 40 लाख जो विक्टिम है प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, जो एक आंकड़ा एक नंबर हमारे पास आ रहा है, और उसमें से 40% जो माइनर विक्टिम्स हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं सेक्टर से वो जानते हैं कि मेन जो उनका इस तरह के बिजनेस चलते हैं, माइनर्स को ही शो किया जाता है। माइनर्स एक शोकेस की तरह है उनका, कि जिसके थ्रू उनका बिजनेस डेवलप होता है, ये इलीगल बिजनेस। और 80% विक्टिम नो डाउट विमेन है, 20% मेल या थर्ड जेंडर, बाकी सब है। तो मेजर अब्यूज जो है पूरे प्रोसेस में जो है वो फीमेल या माइनर है, गर्ल्स, उनका हो रहा है। थोड़ा सा प्रायोरिटी पर नहीं है ये इशू, नेग्लिजेंस है। वो सोसाइटी से, समाज से, सिस्टम से, पुलिस ऑफिसर, हर कोई उस चीज को जो स्पेशल एक्ट या सारे लॉज हैं उस लेवल का जो सेंसिटाइजेशन वहां तक सब लोगों तक अवेयरनेस होना चाहिए, वो नहीं पहुंचा है। एक बड़ा रीजन है। आज के समय में स्लेव सबको चाहिए, वर्कर चाहिए, नौकर चाहिए, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना, AI। कि बस मेरे कपड़े धुलने हैं या मेरा काम होना है, बस मैंने बोला एलेक्सा ये सॉन्ग या ये या वेदर का अपडेट या उसको कॉल कर दूं, बस इसी तरह का स्लेव सबको चाहिए, मगर खुद स्लेव बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लास्ट वीक का केस है, अगर बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ या उसमें देखा हो, द्वारका का एक जो इंसिडेंट हुआ है, एक 10 साल की बच्ची, और वो एजुकेटेड सोसाइटी उसको कर रही है। वो फीमेल जो है 33 ईयर पायलट है एक प्राइवेट एयरलाइन में, उनके हस्बैंड जो है वो इंजीनियर है एयरलाइन में, और वो लोग जो एजुकेटेड फैमिली है उनसे हम देख रहे हैं कि किस तरह की वायलेंस है, उसे जलाना, उसको पीटना, उसकी बॉडी पर इतने सारे स्पॉट। पुलिस के साथ हम टच में है, इस केस को देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि कितना जस्टिस और न्याय मिल पाता है। फिलहाल अभी एयरलाइन भी अपने लेवल पर उनकी इंक्वायरी कर रही है, होल्ड पर है। दूसरा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है द्वारका साउथ की तरफ से, तो देखते हैं आगे फिर क्या क्या चीजें मिल पाती है। हमारी कोशिश है कि विक्टिम को, जो भी विक्टिम हमारे सामने आए उसको जस्टिस मिल पाए, एज पर द लॉ जो भी चीजें हो सके उसको हम कंप्लीट करें। IPC 370 एक बार देखना जरूरी है, जो नए अमेंडमेंट के बाद आया है। इसमें रिक्रूट किया जा रहा है किसी भी पर्सन को, पहले डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, मगर अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डेफिनेशन रखी गई है। अगर डेफिनेशन और चीजें भी क्लियर हो जाएं तो जो विक्टिम है या बाकी लोग हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो अगर डेफिनेशन और बाकी सारी चीजों को भी एक बार ठीक से चीजें इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत सारे विक्टिम सिस्टम के अंदर आ पाएंगे, उनको जस्टिस मिल पाएगा।
यहाँ पर रिक्रूट है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसफर है, रिसीविंग है, और किसी पर्सन को थ्रू फेक है, कोई फोर्स किया गया है, कोई लालच दिया गया है, कोई अब्यूज है, कोई पावर है, किसी तरह से भी उसको कन्विंस करके या फोर्स किसी भी तरह से कंट्रोल करके पर्सन टू पर्सन उसका ट्रांसपोर्टेशन या सेल या जो भी कुछ प्रोसेस है वो किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आईपीसी 370 का, वो हमको एक बार देखने की जरूरत है। अभी अमेंडमेंट के बाद जो ऑर्डिनेंस आया और बाकी चीजें हुई उसके अंदर अमेंडमेंट के बाद इसमें मिनिमम 7 ईयर और 10 ईयर तक का पनिशमेंट है, और अगर वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, इस तरह की आईपीसी 371 है, अगर पहले भी वो क्राइम करते रहे तो पनिशमेंट वहां पर और भी बढ़ जाता है। और ट्रैफिकिंग के साथ अगर किसी तरह का रेप या अब्यूज भी हुआ है या प्रेगनेंसी हुई है विक्टिम की और माइनर है तो पॉक्सो साथ में इंप्लीमेंट हो जाता है, और वो जो अदर सेक्शन है लॉ के वो भी इंप्लीमेंट होते हैं। लॉ के मामले में अगर हम कहें तो इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग है, चीजें बहुत बेहतर हैं। कमी अगर आती है तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की पार्ट पर आती है कि वहां पर हम कहीं ना कहीं कुछ पीछे रह जाते हैं। जो मैंने कहा कि लॉ की कमी नहीं है, लॉ पूरे देश में है, हजारों कानून हैं, और ट्रैफिकिंग को जो एड्रेस करते हैं स्पेसिफिक कुछ कानून है। आईपीसी की बात की हमने 370, 371, 363 किडनैपिंग की बात करता है, 373 बात करता है। आईटीपीए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हमारे देश में है, अभी अमेंडमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जब भी हो पाएगा तो आई होप कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। सभी सिविल सोसाइटी, पुलिस ऑफिसर और सभी लोगों के सजेशन उसमें आए हैं। जब भी गवर्नमेंट इसको लेकर आएगी तो आई होप एक स्ट्रॉन्ग एक्ट और आ पाएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है 2021 और 2022 में भी अमेंडमेंट हुए हैं उसमें, तो वो रिहेबिलिटेशन वाले पार्ट और इन सारी चीजों को काफी क्लोजली मॉनिटर करता है, खासतौर से जो माइनर विक्टिम है उनके लिए जो बिलो 18 ईयर है। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। किसी भी माइनर मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर कोई भी हो 18 से बिलो है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है यहाँ पर मिनिमम और 20 ईयर टू मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वहां पर लाइफ इम्प्रिजमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, फांसी तक की सजा का भी प्रावधान है। इवन मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसी विक्टिम से वसूल किया जाता है अगर विक्टिम के साथ किसी भी तरह का वो होता है। सेक्शन 14 और 15 जो नए अमेंडमेंट आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऑलमोस्ट हम सभी लोगों के पास एक इस तरह का यंत्र रहता है, लैपटॉप, मोबाइल या कुछ भी, किसी भी तरह का डिजिटल या नॉन डिजिटल कोई भी ऐसा ऑब्सीन मटेरियल जिसमें किसी बच्चे को इन्वॉल्व किया गया है, माइनर को, मतलब किसी ने किसी बच्चे का नहाते हुए वीडियो शेयर किया, सोशल व्हाट्सएप ग्रुप तो सभी लोगों के बने हुए हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अदर नेटवर्क कहीं भी, या किसी भी तरह का किसी बच्चे के साथ कोई अब्यूज या कुछ हो रहा है और जहां पर बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है एज पर द सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या फिर पॉक्सो के जो 14 और 15 सेक्शन है उसके हिसाब से अगर उसकी पोर्नोग्राफी है, कोई ऑब्सीन मटेरियल है जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है या किसी ग्रुप में आ रहा है, और किसी के मोबाइल में, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ग्रुप ने मेरे को शेयर किया, फ्रेंड्स ग्रुप में, और मुझे नहीं पता है, मेरे फोन पे वाईफाई से ऑटो डाउनलोड हो गया, अब वो मेरे फोन पर है, तो ये पोजीशन मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे फोन पर मिलता है तो 5000 का पहली बार पनिशमेंट हमारे ऊपर लगेगा। ये जो 5-4 लोगों की इंटरनल कमेटी थी पॉक्सो अमेंडमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं पार्ट रहा था और इस पर हमने लगभग 1 वीक तक डिस्कशन किया था, 500 रखें या 1000 रखें, और फाइनली 5000 मिनिमम हमने फर्स्ट टाइम पनिशमेंट में रखा। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल पर भी मिलता है, वो या बिजनेस पर्पज से आगे फॉरवर्ड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कमर्शियल पर्पज से, तो पनिशमेंट वहां पर बढ़ जाता है, फाइन के साथ साथ उनको पनिशमेंट भी वहां मिलेगा। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग उसके प्रावधान दिए गए हैं। आज पॉक्सो नहीं है तो जस्ट मैं ब्रीफ आपको करूं तो, और पुलिस ऑफिसर से खासतौर से मेरा जो रिक्वेस्ट है, जो आए हुए हैं, ट्रैफिकिंग का या सेक्सुअल अब्यूज का कोई मैटर आपके पास आता है तो जो एक्यूज और विक्टिम है दोनों के मोबाइल को एक बार जरूर चेक कर लें। अगर एक्यूज का पॉसिबल है तो सीज कर लें मोबाइल, लेबोरेटरी भेजें, क्योंकि बहुत बार होता है कि विक्टिम का बार बार अब्यूज होता है क्योंकि उसका वीडियो या फोटो वो अब्यूजर के पास होता है, जिसके थ्रू वो उसको कंट्रोल करता है। और हमें भी देखा तो फिर नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं भी जा रही है, कहीं भी जा रही है, 18 प्लस होगी, इसकी मर्जी है, ये तो कर रही, तो अपनी विलिंगनेस कर रही है, मगर वो उसको कौन कहाँ भेज रहा है, कौन रिक्रूट कर रहा है, तो आजकल बहुत ईजी हो गया है इसके थ्रू कंट्रोल करना। तो प्लीज वो एक बार जरूर चेक करें और इस तरह के सोर्सेस हो तो उसको डिलीट करें, उससे विक्टिम
फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फ्री हो पाएगा। और जो डार्क नेट पे सारी चीजें जाती हैं, रेप या एक इंसिडेंट एक बार हुआ है, मगर वो उस जो सर्कुलेट होता है उस नेटवर्क में, वो अपने आप में बड़ा इशू और लगातार उससे अब्यूज हो रहा है। और कहाँ किस कॉस्ट में आगे सेल हो रहा है, ये भी बहुत सारे लोग जो सेक्टर से जुड़े हैं वो जानते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है डार्क नेट में सब चीज़ों का। चाइल्ड लेबर 2006 में इसमें भी 16 में इसमें भी अमेंडमेंट हो गया है, तो इसमें चाइल्ड लेबर के लिए भी ट्रैफिकिंग बड़ा इशू है। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है, अगर हम विद इन कंट्री बात करूं तो कहाँ से बच्चियों की ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर के लिए हो रही है, कहाँ बच्चों की ज़्यादा हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से पॉकेट है, तो ये लोग जो वर्क इशू के साथ वर्क कर रहे हैं तो वो लोग अच्छे से जानते हैं और ये लगातार चीज़ें चल रही हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट ओबियसली ये भी एक रीज़न है कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी आज भी एक बड़ा नंबर है चाइल्ड मैरिज का। रिपोर्टिंग इसकी भी बहुत कम है मगर हो रहा है लगातार। रिसेटलमेंट कॉलोनी, विलेज, अदर स्टेट हमारे यहाँ देखें राजस्थान, बिहार और भी अदर स्टेट जहाँ पर काफ़ी बड़े नंबर पर चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है। बॉन्डेड लेबर एबोलिशन सिस्टम एक्ट हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट कानून है जिसको मैं बहुत मानता हूँ। देश में 1975 इमरजेंसी के बाद पूरा तरह से जमींदारी सिस्टम या बाकी रजवाड़ा सिस्टम खत्म नहीं हुआ था। उस सिस्टम को तोड़ने के लिए जो ऑनरेबल हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस कानून को लेकर बड़े मुश्किल से इस कानून को काफी विरोध के बाद लेकर आए, मगर बहुत इंपॉर्टेंट कानून है ये। और पॉक्सो 2, ये दो ऐसे कानून हैं जो सब लोगों को समझना चाहिए कि जितने भी हमारे देश का यह सिस्टम है ना, वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम पर चलता है। मेरा अगर किसी ने मोबाइल चोरी किया है तो मुझे प्रूफ करना है कि इन्होंने मेरा मोबाइल चोरी किया है, या कोई चोरी हुई है तो 379 में और 411 4111 में रिकवरी वो चीजें होना जरूरी है। किसी भी लॉ में आपने अगर किसी को ब्लेम किया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसा क्राइम हुआ है। मगर पॉक्सो और बॉन्डेड लेबर एक्ट दोनों ही ऐसे हैं जहां बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है। अगर विक्टिम ने कहा मैं मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या मैं बॉन्डेड लेबर हूं, तो अब एक्यूज को प्रूफ करना है कि ये नहीं है। तो ये कानून बहुत पावर देता है हमारे विक्टिम को, बस लोगों तक मैसेज पहुंचने की जरूरत। ओबियसली पॉवर्टी, लिटरेसी, गवर्नेंस का भी पार्ट है कि जो पंचायत या गांव के लेवल पर भी क्या उनका सेफ माइग्रेशन हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। जो वेस्ट बंगाल में कुछ पंचायत ने काफी संस्थाओं के साथ मिलकर एक अच्छा काम किया था, उस तरह की चीजें विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज या ये सब ब्लॉक लेवल पर अगर एक्टिव हो तो चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। डेवलपमेंट का भी एक बड़ा रीजन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डिमांड जो बड़ा एक मार्केट है, और जो हमारे लॉ है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब सिस्टम में आते हैं विक्टिम कहता है मैं तो अपनी मर्जी से आया था, आगे की चीजें हम नहीं अच्छे से समझ पाते कि क्या है। वहां पर जो इंटरवेंशन करने की जरूरत है कि जो लेकर आए हैं वो सही में चाचा मामा या दोस्त है, रियल है या नहीं है, कहाँ क्या है, तो वो सब आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस पॉइंट पर। ये मैसेज सोसाइटी और जो सिस्टम का पार्ट है उन सब लोगों तक भी पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर तरीके से लोगों तक मैसेज हो कि क्या उनकी डूज और डैम, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से उसको करें। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि ये पूरा सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, या सिर्फ काठमांडू या नेपाल का इशू नहीं है, मुंबई कोलकाता का इशू नहीं है, वो जीबी रोड, सोनागाछी या फिर कश्मीरी बाजार, ये सारी चीज़ों का ये इशू नहीं है, या मेरठ का कबाड़ी बाजार, ये इशू हर कंट्री का है। और ये नेपाल टू इंडिया, इंडिया टू गल्फ या फिर अदर डेवलपमेंट कंट्रीज जो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, या अभी मैं शरण भाई के साथ डिस्कशन कर रहा था जिस तरह से एक नेटवर्क अभी बना है कि नेपाल से कुछ बच्चियां नॉर्थ ईस्ट मेघालय वगैरह आ रही हैं, वहाँ से बाई रोड मैमियार, और मैमियार से फिर अदर जगह, क्योंकि जो मेरी एज पर द नॉलेज है कि अगर सिंगल फीमेल अगर डायरेक्ट गल्फ के लिए नेपाल से वो ट्रैवल नहीं करती तो रूट वो वाया इंडिया या वाया म्यांमार वो जो किया जा रहा है। हमारे जुडिक्शन में जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट हैं, जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ इन सारे इश्यूज को लेकर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करें और थोड़ा और इम्प्रूव करें कि चीज़ों को कैसे आगे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। नेपाल, बांग्लादेश, बाकी सारे चीज़ें आपकी क्लैपिंग से मैं कोशिश करता हूँ कि 2 मिनट में बाइट अप कर दूँ।
ओबियसली प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, ये तीनों इस ट्रायंगल के पार्ट हैं। जब तक एक्चुअली तीनों फंक्शनिंग नहीं होंगे वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा इस प्रॉब्लम का। ये पर्टिकुलर जो सोर्स और डेस्टिनेशन एरिया है पूरे वर्ल्ड का ये इशू है, सिर्फ इंडिया या नेपाल का नहीं है। तो उसको हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर पाएँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की लेवल पर ये ट्रैफिक है। ले सकते हैं कि जो विक्टिम है उसका क्या रेस्पॉन्स है। पुलिस की तरफ से भी केस टेकअप हुआ, बाकी प्रोसेस किया और फिर एक लंबे समय के बाद भूल जाते हैं कि केस में ट्रायल में क्या चल रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। फिर जब कोर्ट से सम्मन आता है तब पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें उनके लेवल पर भी रहती है। विक्टिम के साथ भी हर जगह उसको फील होता है कि यार मेरी ही फॉल्ट है, मेरा ही कुछ है। अभी रिसेंटली एक पॉक्सो विक्टिम का मैं देख रहा था जिस तरह से उसने अपनी काउंसलिंग में कहा कि सब मेरा ही गलती है, मेरा ही फॉल्ट है। तो देखने में आ रहा था कि वो सब कुछ गिल्ट अपने ऊपर ही विक्टिम ले रहे हैं, उनको लगता है मेरा ही फॉल्ट है। तो वो सही डायरेक्शन, सही काउंसलिंग, सही सपोर्ट सिस्टम वो मिलना टाइमली ज़रूरी है ताकि एक्चुअल रिहैब हो पाए। ये बाकी तो सब नंबर हैं, आंकड़े हैं, कभी रिपोर्ट में आ पाते हैं, कहीं नहीं आ पाते हैं। एक्चुअली रिहेबिलिटेशन इज इम्पोर्टेंट। सोसाइटी का भी लोगों के लिए बहुत बार तो मजाक होता है कि वो लड़की वहाँ से वहाँ चली गई, उसकी लड़की भाग गई, उसकी लड़की चली गई। जो सोसाइटी में सारी चीज़ें हैं, या वो हुआ, ऐसा हुआ, उसका तो बस, मगर बाद में उसकी लाइफ में आगे क्या हुआ, क्या कहीं उसको सेल कर दिया, आगे उसकी लाइफ में क्या चीज़ें रही। तो वो मजाक जोक नहीं है कि किस तरह से। और बाद में जो एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, वो एक बड़ा इशू है हमारे बीच में। वो विक्टिम की कोई गलती नहीं है। रिसीव है, अब्यूज है, डिपोज है। सिविल सोसाइटी का नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और सही तरीके से अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन और एक्चुअली उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यू में बेहतर काम कर रही है और रिहेबिलिटेशन में नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन में उनका काम बेहतर नहीं है, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने में, तो मुझे लग रहा है कि जॉइंट एफर्ट्स उन सब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन ASTU, पुलिस, क्राइम ब्रांच या बाकी जो सिस्टम है उनके साथ स्ट्रॉन्ग है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो वो सब ज्वाइंट करेंगे। वो एक सिर्फ एक रेस्क्यू ही एक नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन एक पार्ट नहीं है, रिहेबिलिटेशन एक पार्ट नहीं है, ये पूरी प्रॉपर चेन है जिससे विक्टिम पूरे प्रोसेस के बाद जाता है। एक्चुअली रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। 2010 में मेरे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन आई कि GB रोड के पर्टिकुलर 64 नंबर ब्लॉक पर एक माइनर नेपाल की बच्ची, उसको और इंफॉर्मेशन भी थ्रू उसके जो एक क्लोज फ्रेंड वहाँ पर बन गया ड्यूरिंग द आने जाने से, जिसको नॉर्मल कस्टमर वहाँ कहा जाता है। उन्होंने उसके सिस्टर को कॉल किया और फिर वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन थ्रू नेपाल तो दिल्ली आई। और उस टाइम सुरेंद्रजीत कौर एक SHO हुआ करती थी कमला मार्केट पुलिस स्टेशन, जो GB रोड पुलिस स्टेशन का GB रोड एरिया का जो थाना लगता है, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। शी वेरी एक्टिव लेडी और वो सब किरण मैडम अच्छे से जानते हैं और सारी चीज़ें। तो बहुत 2 मिनट्स। तो उसमें फिर उसको वहाँ से रेस्क्यू करना, और 6 मंथ में फोटोग्राफ हमारे हाथ में था और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे रेस्क्यू के बाद। तो पूरा प्रोसेस था, कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, वो लंबा प्रोसेस करने के बाद हम उसको नहीं आइडेंटिफाई करें। 6 मंथ में कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन, 2 बार अबॉर्शन, और 16 ईयर की जो बच्ची थी वो काफ़ी मैच्योर नज़र आ रही थी। तो उसके बाद काफ़ी वो हुआ पुलिस केस, और बाकी बाद में भी नेपाल से आई और उसमें हम एक्यूज वगैरह सबको अरेस्ट कर पाए। नेक्स्ट ये थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। मेल पे फीमेल का जो रेशियो है, इसकी वजह से डिमांड है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में जो पूरे इंडिया में देखें हम तो वो 1000 बॉयज़ पर 119 गर्ल्स हैं। हरियाणा में देखें तो रेशियो और ज़्यादा कम हो जाता है, कुछ स्टेट में कम है, और वो 834 के आसपास आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जो ब्राइड ट्रैफिकिंग या फीमेल ट्रैफिकिंग हो रही है, और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट। ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें रिहेबिलिटेशन सभी लोगों के साथ करना है। जो या इस तरह के जो प्लान है, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो सब जगह हो, इंडिया भी हो और नेपाल भी हो। और इसमें एक और पॉलिसी लेवल पर मेरी रिक्वेस्ट है, आज एम्बेसडर साहब यहाँ पर है,
2010 में इस तरह का केसेस था या बाकी केसेस थे, उसमें कुछ जो दिल्ली से स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जो रेस्क्यू हुए विक्टिम, वो चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर से या फिर ट्रैफिकिंग से, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री लेबर एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम है, बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन स्कीम 2016 में अभी वो रिवाइज हुई है। उस स्कीम के अंदर अभी प्रेजेंटली अगर एडेड बॉन्डेड लेबर को डिक्लेयर होता है तो 30,000 इंट्रीम अभी मिलते हैं, कंसर्न जो एसडीएम या डीएम वो प्रोवाइड करते हैं। 1 लाख रुपीज उसके नेटिव स्टेट में कंसर्न डीएम के थ्रू मिलते हैं। माइनर है तो 2 लाख रुपीज का कंपनसेशन मिलता है माइनर को, और अगर फीमेल है तो भी 2 लाख का है। अगर स्पा एजेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, ब्रोथल से कहीं से या स्पेशली डिसेबल पर्सन है उसको रेस्क्यू किया है तो 3 लाख रुपीज का कंपनसेशन कंसर्न स्टेट में मिलता है। इंडिया वाले पार्ट के जो मिलते हैं वो तो हम थ्रू एसडीएम और प्रोसेस सीडब्ल्यूसी के उसको रिसीव करा देते हैं। बैंक अकाउंट का इशू आता है, लैंग्वेज का इशू आता है, और वो स्कीम का बेनिफिट इंडिया में है मगर वहां पर वो नहीं मिल पाता है। तो ये अगर सिमिलर ही कुछ पॉलिसी या कुछ चीजें ऐसी हो पाए, और खासतौर से विक्टिम के लिए कुछ ऐसा कोई एमओयू हो जिसमें यहाँ का बेनिफिट उनको वहां मिल पाए, या वहां का कुछ अच्छा बेनिफिट या कुछ चीजें जो यहाँ मिल पाए। जैसे डालसा के थ्रू विक्टिम, ट्रैफिकिंग विक्टिम है उसके लिए 5 लाख तक और 6 लाख तक का कंपनसेशन का एक प्रावधान है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डीएलएसए को मार्क करती है कोर्ट को, तो वहां से उसको मिलता है। तो इस तरह का कुछ अगर हो पाए तो मुझे लग रहा है कि हमारा काफी विक्टिम्स को हम हेल्प कर पाएंगे, और थ्रू चैनल और प्रोसेस के साथ ही वो अगर वापस अपने कंट्री जाए, डायरेक्ट ही ऑर्गेनाइजेशन या किसी के थ्रू अगर चला जाएगा तो वो ना रिकॉर्ड में आ पाएगा, ना एक्चुअली रिहेबिलिटेशन, ना कोई बेनिफिट उसको मिल पाएगा। नेक्स्ट, री-ट्रैफिकिंग एक बड़ा इशू है। एनसीआरबी और बाकी डाटा और बाकी जो नेशनल लेवल पर एक पोर्टल की जरूरत है जो सिर्फ स्टेट को कनेक्ट ना करे। मुझे लगता है कि अगर जो नेबर कंट्री है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, उन सबको भी कवर करना चाहिए ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बेहतर हो सके। रिसर्च वगैरह की जरूरत है, सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट, लॉ की काफी है, बाकी सारे डिपार्टमेंट, पुलिस, लेबर, वेलफेयर, हेल्थ, सबका इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात को यहाँ रख पाया। अगर सबके जॉइंट एफर्ट से ही कुछ सॉल्यूशन निकल। थैंक यू सो मच।